गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स में फाइबर प्लांट्स के क्रम में हम दूसरे फाइबर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है जूट या पटसन। बोटेनिकल नेम कॉर्कोरस स्पीसीज, फैमिली टीलिएसी, कॉमन नेम जूट या पटसन। ये एक बास्ट रेशा है। व्यावसायिक दृष्टि से इसका अत्यधिक उपयोग है। रेशा उत्पादक फसलों में कपास के बाद इसका दूसरा स्थान है और भारत इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ओरिजिन एंड हिस्ट्री। जूट के इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं है, किंतु इजिप्शियन साहित्य में इसका वर्णन मिलता है। कॉर्कोरस की लगभग 14 स्पीसीज ज्ञात हैं, जिनमें से 36 जो जातियां हैं वो अफ्रीका क्षेत्र में पाई जाती हैं और मुख्य रूप से कॉर्कोरस कैप्सुलरिस एवं कॉर्कोरस ओलिटोरियस की खेती की जाती है। दो जातियों की खेती की जाती है, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस एंड कॉर्कोरस ओलिटोरियस। कॉर्कोरस ओलिटोरियस का जो उद्गम क्षेत्र है उसको इंडो बर्मा या इंडिया माना जाता है। कॉर्कोरस का उपयोग 16वीं शताब्दी से पूर्व से किया जा रहा है। प्रारंभ में इसका उपयोग टाट वगैरह बनाने में किया जाता था, जो कि बोरी बनाते सैक क्लॉथ के रूप में किया जाता था, किंतु इसकी व्यावसायिक खेती जो है वो 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई। विश्व की कुल जूट उत्पादन का 80% जो है वो भारत में पैदा होता है और भारत में भी सर्वाधिक जूट का उत्पादन जो 60% करीबन है वो पश्चिमी बंगाल में होता है और कच्चे जूट का निर्यात जो है वो सर्वाधिक जो है वो बांग्लादेश करता है। नाउ बोटेनिकल कैरेक्टर्स। ये जूट का प्लांट है, फ्लावरिंग स्टेज में है। कॉर्कोरस की दोनों जातियां कॉर्कोरस कैप्सुलरिस व्हाइट जूट तथा कॉर्कोरस ओलिटोरियस को व्यावसायिक दृष्टि से उगाया जाता है। दोनों ही जातियां वार्षिक एवं काष्ठीय होती हैं, एनुअल हैं दोनों, और काष्ठीय हैं जिनकी लंबाई 2 से 3 मीटर तक होती है। इनकी जो पत्तियां हैं वो स्टिपुलेट होती हैं, सरल अंडाकार होती हैं, जिनके जो सीमांत हैं ये लीव्स के जो ये हैं ये डेंटेड होते हैं, क्रकची होते हैं ये। पत्तियों का विन्यास एकांतर क्रम में होता है, ऑल्टरनेट, और इनकी दोनों की जातियों में गुणसूत्रों की संख्या 2n = 14 होती है और पर्ण के आधार पर 2 स्पाइनस ब्रिसल्स पाए जाते हैं। पर्ण के आधार पर ये हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्पाइनस ब्रिसल्स इसमें दिख रहे हैं, ये पाए जाते हैं। पादप पर पुष्प एकल या साइमोस क्रम में लगे रहते हैं। पीले रंग के छोटे सवृंतीय द्विलिंगीय पुष्प होते हैं और इसका जो फल है वो कैप्सूल होता है। कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, इसको सफेद जूट भी कहते हैं और इसकी लंबाई कम होती है अपेक्षाकृत। इसकी पत्तियां अंडाकार, चिकनी एवं कड़वी होती है। उसका कारण है इसकी पत्तियों में कॉर्कोरिन का पाया जाना, जिसकी वजह से इसको कड़वा पात भी कहा जाता है। पुष्प छोटे एवं सुगंधित होते हैं और कैप्सूल छोटा एवं गोल होता है। कैप्सूल की जो शेप और साइज है उससे इसका हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। कैप्सूल में उपस्थित बीज चॉकलेटी रंग के बड़े होते हैं। इसके सफेद रेशे गुणवत्ता की दृष्टि से निम्न माने जाते हैं और ये वाटर लॉगिंग को भी ये बहुत अच्छे से सहन कर सकता है। दूसरी स्पीशीज है जो इम्पोर्टेंट है, कॉर्कोरस ओलिटोरियस। इस जाति के पौधे लंबे होते हैं। पत्तियों के ऊपर जो सतह है, ऊपरी सतह चमकीली एवं चिकनी होती है, जबकि जो लोअर सरफेस है वो खुरदरी होती है और इसको मीठा पात कहते हैं क्योंकि इसकी पत्तियों का स्वाद जो है वो कड़वा नहीं होता। पुष्प पीले रंग युक्त बड़े आकार के होते हैं। इस जाति का कैप्सूल बेलनाकार व लंबा व उभार युक्त होता है। दोनों में कैप्सूल की साइज और शेप में फर्क है। इसका गोल और छोटा होता है, इसका लंबा बेलनाकार एवं उभार युक्त होता है और कैप्सूल में उपस्थित बीजों का आकार छोटा, रंग नीला, भूरा या धूसर काला हो सकता है और रेशे मजबूत नरम होने के कारण उत्तम क्वालिटी में माने जाते हैं। और ये क्योंकि अपलैंड स्पीशीज है इसलिए ये वाटर लॉगिंग को ये सहन नहीं कर सकता। So this is all about the two important species of now ecology of कॉर्कोरस प्लांट
कि कैसी इसको क्लाइमेट चाहिए, कैसी इसको सॉइल चाहिए। तो क्लाइमेट जहाँ तक है, आर्द्र उष्णकटिबंधीय या गर्म शीतोष्ण जलवायु जो है जूट की फसल के लिए उपयुक्त होती है। फसल की अच्छी वृद्धि हेतु 21 से 37 डिग्री ताप तथा 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की, जिसमें कि 70 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, इसको जरूरत होती है। ये हमने देखा कि कॉर्कोरस कैप्सुलरिस जो है अपलैंड में और अपलैंड और लोलैंड दोनों में वृद्धि कर सकता है, जबकि जो कैप्सुलर कॉर्कोरस ओलिटोरियस है वो सिर्फ अपलैंड में वृद्धि करता है। ये हमने जब अभी दोनों स्पीशीज के बारे में देखा था तब हमने इसको डिस्कस किया था। और जहाँ तक कि सॉइल का सवाल है, जूट है तो अत्यंत चिकनी या अत्यंत बालू वाली मृदा जो है वो ठीक नहीं होती है। इसके लिए एलुवियल सॉइल जो है वो अच्छी मानी जाती है, जिसकी पीएच 6.5 के आसपास होनी चाहिए। और डेल्टा जो दुमट मिट्टी मिली, जैसे गंगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, जूट की वृद्धि एवं उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नाउ कल्टीवेशन ऑफ जूट। सबसे पहले जैसे हम सबकी कल्टीवेशन के लिए खेत को तैयार करते हैं, तो इसके लिए 3 से 5 बार तक उसकी प्लोइंग की जाती है और उससे जो भी अनवांटेड जो भी उसमें हर्ब्स हैं उनको हटा दिया जाता है। इसके बाद में सोइंग की जाती है। तो इसका सोइंग जो है वो जाति के अनुसार किया जाता है। जो कॉर्कोरस कैप्सुलरिस है वो फरवरी मार्च में, और कैप्सुलर्स कॉर्कोरस ओलिटोरियस है वो मिड अप्रैल तक बोया जाता है। उनको बिखेर दिया जाता है बीजों को खेतों में, और खरपतवार वगैरह निकाल दी जाती है। जैसे आम एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस हैं वो यहाँ पे भी फॉलो की जाती है। इसके बाद में आता है खाद और उर्वरक। तो वही फार्म यार्ड या गोबर की खाद या लकड़ी की खाद डाली जाती है, और उचित मात्रा में नाइट्रोजन युक्त खाद भी दी जाती है। लेकिन जो नदी का बाढ़ या डेल्टा क्षेत्र होता है वहां पर ज्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद में हार्वेस्टिंग। तो पौधों में पुष्पन लगभग 3 से 4 माह के बाद होता है। अच्छी किस्म का रेशा प्राप्त करने के लिए फल निर्माण के समय ही फसल की कटाई जो है वो उत्तम मानी जाती है। When fruit formation occurs, then harvesting done। आधार भाग से पौधे को काटा जाता है। स्तंभ को काटकर उसके गट्ठर बना लेते हैं, जिससे कि पत्तियां जो है वो कुछ समय बाद सूखकर गिर जाती है। हार्वेस्टिंग के बाद जो अगला स्टेप आता है वो है फाइबर एक्सट्रैक्शन, रेशों का निष्कर्षण। पादप रेशों को प्राप्त करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो कि निम्न है। रेटिंग, अपलग्न अथवा रेटिंग। निष्कर्षण के इस प्रथम चरण में रेशों को तने के काष्ठीय भाग जाइलम से पृथक किया जाता है। रेशों को स्तंभ से अपगलन जो है वो सड़ा कर किया जाता है। इस हेतु स्तंभ के बंडलों को, जो हमने जो बंडल बनाए थे स्टेम के, उनको जल युक्त तालाब में डालकर दबा देते हैं। माइक्रोब्स और जल की क्रियाओं से जो स्टेम सेल्स में जो गम है, पेक्टिन है, या जो म्यूसिलेजिनस पदार्थ हैं वो घुल जाते हैं, और रेशे भी जो हैं टिश्यू से अलग हो जाते हैं, जाइलम टिश्यू से अलग हो जाते हैं। यह क्रिया लगभग 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 से 18 दिन में पूर्ण होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्रिया है। और इस क्रिया हेतु जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें जो माइक्रोब्स हैं वो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, जो कि रेटिंग को पूरी तरह से पूरा करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज एक्सट्रैक्शन या निस्तारण। गलने की क्रिया पूर्ण होने के बाद स्तंभ के जो बंडल हैं, स्टेम के जो बंडल्स हैं, उनको जल से निकाल लिया जाता है, और इनको लकड़ी के हथौड़े से हल्के हाथ से पीटा जाता है, और फिर हाथों से रेशों को निकाला जाता है। फिर अलग हुए रेशों को पानी में डालकर धो लेते हैं, और फिर धूप में सुखाकर बंडल बांधकर इनको पछाड़ में भेज दिया जाता है। इस प्रकार से जो है इसका फाइबर का एक्सट्रैक्शन होता है जूट में। मेन कैरेक्टर्स ऑफ जूट फाइबर्स क्या क्या हैं? इनकी सतह चिकनी होती है, इनकी लंबाई जो है 1.5 से 2 मिलीमीटर तक हो सकती है,
जबकि जूट बंडलों की जो लंबाई है वो 1.5 से 3 मीटर तक होती है। जूट के रेशों का टिकाऊपन कम होता है क्योंकि इसमें सेलुलोज 63% और लिग्निन 10 to 12% होता है। कॉर्कोरस ओलिटोरियस के रेशे पीले व भूरे होते हैं, इनकी गुणवत्ता भी कम होती है, जबकि कॉर्कोरस कैप्सुलरिस के रेशे सफेद व मजबूत की क्वालिटी के होते हैं। इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ जूट। जूट की बढ़ती व्यावसायिक उपयोगिता के मद्देनजर भारत सरकार ने बैरकपुर पश्चिम बंगाल में जूट अनुसंधान केंद्र तथा भारत कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली में इस पादप पर अनुसंधान हेतु विशिष्ट व्यवस्था की है और इनकी कुछ उन्नत किस्में इन्होंने निकाली है, जिसमें कॉर्कोरस ओलिटोरियस में देसी, वासुदेव, चिंसुरा आदि, जबकि कॉर्कोरस कैप्सुलरिस में फ्लेश्वरी, धालेश्वरी, सब्ज सोना इत्यादि। कुछ कीट हैं, पैथोजन हैं जो कि इसको नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि कॉलिटोट्राइकम, ये एंथ्रोस्केनोज कर देता है। इसके अलावा फ्यूजेरियम सोलेनाई, ये हुगली विल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैक्रोफोमिना फेजियोलाई, ये स्टेम रोट, रूट रोट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनके बचाव के लिए जो है हमें प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना होता है, क्रॉप रोटेशन का उपयोग करना, क्रॉप रोटेशन को प्रैक्टिस में लाना होता है, फंगीसाइड का उपयोग करना होता है, एंडोसल्फान का छिड़काव करना होता है। इससे हम इस प्रकार की बीमारियों से हमारी फसल को बचा सकते हैं। नाउ कम्स यूजेस ऑफ जूट। जूट के जो उपयोग हैं वो पैकिंग में काम आने वाले टाट, बूरा, थैला आदि बनाने में, इसके अलावा रस्से, सुतली निर्माण में, कारपेट, ब्लैंकेट आदि के निर्माण में, गन पाउडर, कोयला की प्राप्ति भी जूट स्टेम को जलाने से होती है। इसके अलावा कागज तथा कागज बोर्ड निर्माण में जूट पादप के जो स्तंभ के आधार भाग में छोटे रेशे प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा साबुन व पेंट उद्योग में जूट के बीजों का प्रयोग होता है। इस प्रकार से ये बहु उपयोगी जो है फाइबर प्लांट है, जो हमने ये जाना ये पूरी अध्ययन के दौरान। इज ऑल अबाउट जूट। थैंक यू।